3 सितंबर 1939, वो डेट जब दुनिया ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी खूनरेज़ी देखी। एक ऐसी जंग जिसमें करोड़ों जानें गई, कई शहर तबाह हो गए, कई लोगों के घर तबाह हो गए और कई मुल्कों की मईशत तबाह हो गई और हर तरफ बेरोजगारी और बदहाली का आलम था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि दूसरी जंग अजीम के बारे में। एक ऐसी जंग जिसमें करीबन 7 से 8.5 करोड़ लोगों की जान गई थी। दोस्तों, वैसे तो इस जंग में दुनिया की कई अजीम ताकतों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस जंग के मेजर पार्टिसिपेंट थे जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत यूनियन, फ्रांस और चाइना। जी हाँ, ये थे कुछ इसके अहम पार्टिसिपेंट्स। दोस्तों, इनमें से जर्मनी, इटली और जापान ने अपना एक ग्रोह बना लिया। इनको उन्होंने नाम दिया द एक्सिस पावर्स का, और बाकी की सुपर पावर्स ने अपना एक ग्रोह बनाया जिसको उन्होंने अलाइड या फिर अलाइड पावर्स का नाम दिया। तो ये थे इसके अहम पार्टिसिपेंट्स। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि ये जंग आखिर क्यों लगी, यानी कि इसका सबब क्या था। वैसे तो इसकी कई सारी वजूहात बताई जाती हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ अहम वजूहात पर ही नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं द सेकेंड इटैलो एथियोपियन वॉर से, जो इटली और एथियोपिया के बीच में एक जंग थी। दरअसल 3 अक्टूबर 1935 को इटली एथियोपिया पर एक अनडिक्लेयर्ड हमला कर देता है। इटली के हमले की वजह 1896 में इनकी एथियोपियंस या फिर एबिसिनियंस से एक जंग में बुरी और शर्मसार हार होती है। तो उस हार का बदला लेने के लिए इटली एथियोपिया पर एक हमला कर देता है। बहरहाल इसमें इटली की ही जीत होती है और इसमें करीबन 3,82,000 के करीब लोगों की डेथ्स होती है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये जंग आखिर वर्ल्ड वॉर 2 का सबब कैसे बनी। तो वो इस तरह से कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी तो उसके बाद एक जमीयत बनाई गई थी जिसको लीग ऑफ नेशंस कहा जाता था, और वो लीग इस जंग को रोकने में नाकाबिल रही थी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 का एक अहम सबब स्पेनिश सिविल वॉर भी थी। तो सिविल वॉर मानी के एक ऐसी जंग जो एक ही मुल्क के अंदर लड़ी जाती हो। तो स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान स्पेन में 2 गिरोह बन गए थे। एक थे नेशनलिस्ट और दूसरे थे रिपब्लिकन्स। नेशनलिस्ट यानी कौम परस्त, वो थे कौम परस्ती के हक में, और जो रिपब्लिकन्स थे वो थे स्पेनिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हक में। स्पेनिश सिविल वॉर एक मिलिट्री रिवॉल्ट होता है जो कि स्पेनिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, और इसमें मुल्क के ही कुछ कंजर्वेटिव एलिमेंट्स शामिल होते हैं। नेशनलिस्ट के गिरोह में रोमन कैथोलिक्स, कई जमींदार, बिजनेसमैन और मिलिट्री के कुछ अहम कारकुन शामिल होते हैं, और जबकि रिपब्लिकन्स में ज्यादातर एजुकेटेड मिडिल क्लास, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और अर्बन वर्कर्स शामिल होते हैं। इस लड़ाई में दोनों ही तरफ से बहुत से हमले और कत्लेआम होता है। इस लड़ाई की शुरुआत 17 जुलाई 1936 को होती है, और इस लड़ाई में आउटसाइडर्स भी मुलविस होते हैं। इनमें से नेशनलिस्ट को सपोर्ट करते हैं नाजी जर्मनी, इटली और पोर्तुगल जैसे मुल्क, और जबकि रिपब्लिकन्स को सोवियत यूनियन और मेक्सिको जैसे मुल्क सपोर्ट करते हैं। नेशनलिस्ट का मकसद होता है कौम परस्ती, और जबकि रिपब्लिकन्स जो वो जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए इनमें से ये 2 गिरोह बन गए थे। स्पेन की सिविल लाइफ और पॉलिटिक्स का पोलराइज हो जाना और स्पेन की पॉलिटिक्स में डिफरेंसेस इस जंग का अहम सबब है। दोस्तों, इस जंग ने हिटलर और इटली के लिए एक प्लेग्राउंड की तरह काम किया। हिटलर ने नेशनलिस्ट की सपोर्ट में कई सारी मिलिट्री एड, टैंक्स और जंगी जहाज भेजे, और मुसोलिनी ने भी 80,000 के करीब ग्राउंड ट्रूप्स भेजे नेशनलिस्ट की सपोर्ट में, जो कि उस वक्त इटली का डिक्टेटर था। दोस्तों, इस जंग में करीबन 5 लाख लोगों की डेथ होती है, और इसमें स्पेनिश रिपब्लिक गवर्नमेंट या फिर स्पेनिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिर जाती है, और आखिरकार नेशनलिस्ट की ही जीत होती है, और इनका लीडर फ्रांसिस्को फ्रैंको स्पेन की गवर्नमेंट का हेड बन जाता है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं इस वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे बड़े और सबसे अहम सबब पर, जो था ट्रीटी और वर्साई। दोस्तों, पहली जंग अजीम जो कि 1914 में लगी थी, उसके खत्म होने के बाद 28 जून 1919 को एक
ट्रीटी यानी एक मुआहदा साइन किया जाता है और ये पेरिस के पैलेस ऑफ वर्साई में साइन किया जाता है। तो इस ट्रीटी में वर्ल्ड वॉर वन की विक्टर नेशंस, जिन्हें बिग फोर कहा जाता था, उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन का सारा जिम्मा जर्मनी पर थोप दिया और जर्मनी पर कई सारे सख्त हर्जाने आयद कर दिए। दोस्तों, इसमें पहली पॉइंट थी लॉस ऑफ टेरिटरी, मतलब कि जर्मनी को अपनी काफी सारी जमीन बेल्जियम और चेकोस्लोवाकिया को देना पड़ी थी। तीसरी पॉइंट थी राइनलैंड से डीमिलिटराइजेशन, मतलब कि जर्मनी को अपनी मिलिट्री को हटाना था राइनलैंड से, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक इलाका है दरियाए राइन पर। दोस्तों, चौथी पॉइंट थी सीडिंग्स ऑफ गोल्ड पेमेंट्स टू फ्रांस, मतलब कि इसमें जर्मनी को 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स फ्रांस को देने थे, जो कि करीबन 33 बिलियन डॉलर्स के बराबर बनते हैं। और इस ट्रीटी की पांचवी पॉइंट थी लिमिटेशन ऑन मिलिट्री एक्सपेंशन, मतलब कि इसको अपनी मिलिट्री पर भी हदबंदी लगाना पड़ी। और सबसे आखिरी पॉइंट थी ऑस्ट्रो जर्मन यूनिफिकेशन पर पाबंदी। रिपेरेशंस जर्मनी के लिए एक सख्त सजा की तरह थे और ट्रीटी ऑफ वर्साई प्राउड जर्मन के लिए बिल्कुल एक बदनामी की दाग की तरह थी। दोस्तों, इस ट्रीटी की वजह से जर्मन में आहिस्ता आहिस्ता करके गुस्सा बढ़ता गया और इस ज्यादती ने आगे बढ़कर जर्मनी में अल्ट्रा नेशनलिज्म को जन्म दिया। दोस्तों, जर्मन के साथ साथ इटालियंस भी ट्रीटी ऑफ वर्साई पे नाराज थे, क्योंकि बिग फोर नेशंस ने वर्ल्ड वॉर वन के बाद जैसे इनको इग्नोर ही कर दिया था। दोस्तों, इटली में ट्रीटी ऑफ वर्साई मुआशी बहरान और सियासी शोरिश के चलते बेनिटो मुसोलिनी ने 1922 में दुनिया की पहली फैशिस्ट डिक्टेटरशिप कायम कर दी और खुद ही इटली का पहला डिक्टेटर बन गया। जर्मनी में हिटलर की आतिशमिजाज तकरीरें सुनकर और जर्मनी की उस वक्त की सरकार बीमार रिपब्लिक की फ्लॉड इकोनॉमिक पॉलिसीज देखकर जर्मन्स का जैसे डेमोक्रेसी से भरोसा ही उठ गया था। हिटलर ने जर्मन्स को बहुत से वादे किए कि वो जर्मन्स को उनकी खोई हुई रेपुटेशन वापस दिलाएगा और जर्मनी को एक खुशहाल मुल्क बनाकर बहुत ही आगे ले जाएगा। दोस्तों, हिटलर ने फैशिज्म में रेसिज्म मिक्स कर अपनी खुद की ही एक आइडियोलॉजी नाजिज्म बना दी और उसको ही एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, पहले हम इन टर्म्स को क्लियर करते चलते हैं। तो फैशिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें जमहूरियत की मुखालफत करके डिक्टेटरशिप को प्रमोट किया जाता है और डिक्टेटरशिप एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें एक ही हुक्मरान हुक्मरानी करता है और वो भी किसी आवाम की वोटिंग के जरिए नहीं आता। और रेसिज्म का मतलब तो आपको पता ही होगा, कौम परस्ती। 1933 में हिटलर पावर में आता है और जर्मनी का चांसलर बन जाता है और इसके चलते वो डेमोक्रेसी को तबाह करके खुद को ही जर्मनी का फ्यूरर यानी कि डिक्टेटर डिक्लेयर कर देता है। तो दोस्तों, अब आता है वो साल जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दूसरे मुल्कों की ही तरह जर्मनी और सोवियत यूनियन यानी कि आज का रशिया, इनको भी बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा था और इसके लिए और अपने जाती मफादात के लिए हिटलर ने सोवियत यूनियन से एक पैक्ट यानी कि एक मुआहदा तय किया जिसको नॉन एग्रेशन पैक्ट कहा जाता है। 23 अगस्त 1939 को सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच में ये मुआहदा तय होता है और इस मुआहदे के मुताबिक कोई भी मुल्क दूसरे पर हमला नहीं करेगा और ना ही किसी तीसरे मुल्क का साथ देगा जो कि दूसरे पर हमला करना चाहेगा। दोस्तों, वैसे तो ये पब्लिक पैक्ट था यानी कि एक अवामी मुआहदा था, लेकिन इसका एक सीक्रेट प्रोटोकॉल भी था जो कि सिर्फ इन दो मुल्कों के दरमियान ही रहा। दोस्तों, इस सीक्रेट प्रोटोकॉल के तहत इन दोनों मुल्कों के बीच में जो भी मुल्क आएगा तो वो इसको डिफीट करके खुद में डिवाइड कर लेंगे। दोस्तों, इस सीक्रेट प्रोटोकॉल के तहत सोवियत यूनियन का इरादा ये था कि वो खुद को जर्मनी के साथ अमन में रखना चाहता था और वो अपनी मिलिट्री को बढ़ाने और मजीद ताकतवर होने के लिए वक्त चाहता था। और जबकि हिटलर के इरादे कुछ और ही थे। हिटलर पोलैंड पर हमला करके उससे अपनी जमीनें वापस लेना चाहता था और अपने लिए लिविंग स्पेस बढ़ाना चाहता था और इसके साथ साथ इस पैक्ट के नतीजे में इसकी मिलिट्री और भी मजबूत होगी और इसके बाद में इसको ब्रिटेन और फ्रांस जैसी मेजर पावर्स के साथ साथ सोवियत यूनियन जैसी मेजर पावर का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके बाद जो सीन है वो वही है जब जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 की आखिरकार शुरुआत हो जाती है।
दोस्तों, जर्मनी के पोलैंड पर हमला करने के बाद वहाँ के हालात और बाद में जो इवेंट्स होते हैं वो तारीख के सबसे सबसे हॉरिबल इवेंट्स माने जाते हैं। हम उन पर एक अलहदा और डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे और इंशाल्लाह वर्ल्ड वॉर 1 पर भी एक अलहदा और डेडिकेटेड वीडियो बनेगा। और आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को मिस मत करिएगा क्योंकि आपको वैसे कहानी समझ में नहीं आई। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो भी मिल सके और जिससे कि आप मिसगाइड ना हो। तब तक के लिए गुड बाय।